हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और एक ही वीडियो में पूरे सारे फैक्ट जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई और वीडियोस ना देखनी पड़े। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। ईपीएफओ 2025 में आप इस वीडियो से 5 क्वेश्चन लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईपीएफओ ईओ में भी 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर और एपीएफसी में भी 4 क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है क्वेश्चन। और फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बहुत लेंदी है। सारे एक्ट्स में सबसे ज्यादा लेंदी फैक्ट्रीज एक्ट है। यही रीजन है कि अगर सिलेबस में फैक्ट्रीज एक्ट है तो और एग्जाम्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, और ईपीएफओ में तो 101% क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही अच्छे से करिएगा आप। इस वीडियो में हम लगभग 25 प्लस जो है पीवाईक्यूज भी मेंशन करेंगे, बताएंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था। इससे पहले अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। इंग्लिश के जो पीवाईक्यूज हैं वो हमने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एफओ रिलेटेड, पहले आप वो देख लीजिएगा। जितने भी पहले वीडियोस आए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कर रहे हैं हम, तो पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है। ईपीएफओ ईओ 2023 में आया था कि फैक्ट्रीज एक्ट 1881 जो है वो अपनी जो डील करता है वो चाइल्ड लेबर से करता है। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। और सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था कि चिल्ड्रन जो कि अंडर एज 7 है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, और 7 to 12 एज के जो बच्चे थे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9 आवर्स तक ही काम कर सकते हैं। डेंजरस मशीन शुड बी फैंस प्रॉपर्ली टू अवॉइड एक्सीडेंट। डेज जो थी लीव थी इन मंथ फॉर वर्कर्स वाज मेड कंपल्सरी, एंड टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट किए गए थे। तो ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू में नहीं ली गई है, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट में क्या होता है ना कि बहुत लेंदी है, तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसीलिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में 120 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं। सेक्शन 1 जो है वो डील करता है टाइटल। टाइटल क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है। एंड कमेंसमेंट कब आया था? फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1940। केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1949। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन है, जिसमें एडल्ट बताया गया है। एडल्ट, अगर हम इस एक्ट में कहीं भी एडल्ट की बात करेंगे, मीन्स बात कर रहे हैं जिसने 18 ईयर्स जो एज है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं तो जिसने कंप्लीट कर लिया है 15 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है, मतलब 15 से 18 के बीच में जो है वो है एडोलेसेंट। और यही क्वेश्चन आपका देखिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023 यूपीएससी में और ईपीएफओ ईओ 2023 में आया है। अगर चाइल्ड की बात करेंगे तो मतलब नॉट कंप्लीटेड 15th ईयर ऑफ एज, जिसने 15 साल जो है वो कंप्लीट नहीं किया, उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। तो इन तीनों वर्ड्स को आपको बहुत याद रखना है। जहाँ भी इनका मेंशन होगा वहीं पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, एडल्ट की बात हो रही है तो इतनी एज की बात हो रही है, एडोलेसेंट की बात हो रही है तो इतनी एज की बात हो रही है। ठीक है, कम्पिटेंट पर्सन वो इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज कौन करेगा? चीफ इंस्पेक्टर करेगा, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टेस्ट एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन। देखिए, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में लास्ट में ना आपको 3 शेड्यूल लिस्ट मिलेंगी, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो है हैजार्डस प्रोसेसेस। फैक्ट्री, अगर हम कहीं भी हैजार्डस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से वो है उसकी लिस्ट दी हुई है। लिस्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल में है, ये याद रखना है। सेकेंड शेड्यूल में दिया है कि टॉक्सिक जो है सब्सटेंस है उनका कितना लिमिट होना चाहिए, वो है। और थर्ड शेड्यूल में है नोटिफाइएबल डिजीज। बस इतना आपको याद रखना है। ये हम आपको लास्ट में भी कराएंगे, बट यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, यंगर पर्सन की डेफिनेशन में कहीं भी अगर एक्ट में यंगर पर्सन आ रहा है तो वहाँ पे एडल्ट नहीं है, यंगर पर्सन हम यूज करेंगे चाइल्ड एडोलेसेंट के लिए। ठीक है,
Power means any form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by the human or animal agency. वर्कर की बात करेंगे तो वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और वाया थ्रू एनी एजेंसी including a contractor with or without knowledge of principal employer, not included any member of armed forces of union. This is again important. यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में 2023 में ये क्वेश्चन आया और एज इट इज स्टेटमेंट पूछ लिया कि अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 फैक्ट्रीज मीन्स और पूरा सेंटेंस पूछा था, वहां पे बस खेल क्या कर दिया था इस स्टेटमेंट का, विद द एड ऑफ पावर एंड विदाउट द एड ऑफ पावर। तो इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रमाइसिस जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं उस टाइम या उससे पहले 12 महीने, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर। और यहाँ पे है 20 और मोर वर्कर्स में सेम कंडीशन है बट विदाउट द एड ऑफ पावर है, ठीक है। अच्छा, इसमें फैक्ट्री में डेफिनेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है, माइन, वो माइंस जो कि ऑपरेटेड हो रही है अंडर द माइंस एक्ट 1952 और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू अ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, रेलवे रनिंग शेड और होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, मतलब उसमें ये जो है वो डेफिनेशन इंक्लूड नहीं हो रही। एक्सेप्शन है, वहाँ पे 10 वर्कर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी, वो वहाँ पे एक्सेप्शन है, तो उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 5 क्या बोलता है, इन देखिए यहाँ पे जो हमने नंबरिंग की है 1 2 3 पॉइंट करके 50 पॉइंट है इसमें पूरे वीडियो में, वो इसलिए किया कि आपको आसानी हो, और यहाँ पे हमने सेक्शंस की बात की गई है। सेक्शन 5 बोलता है इन पब्लिक इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी होती है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे जो है एग्जाम्प्ट कर सकती है कोई क्लॉज, तो वो कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा जो है इस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए एक टाइम पर। सेक्शन 6 कहता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है फॉर द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 बताता है ऑक्यूपायर जो है उसके नोटिस के बारे में। अगर आप कोई भी प्रमाइसिस को एज अ फैक्ट्री ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और एज अ फैक्ट्री यूज करना चाहते हैं तो कम से कम 15 डेज बिफोर फर्स्ट टाइम वो स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस एक्ट के स्कोप में आ रहा है, तो ऑक्यूपायर को सेंड करना होगा रिटन नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को विद इन 30 डेज। इसमें देखिए ऑलरेडी जो है वो कोई प्राइमाइसिस है, फैक्ट्री है, पहले भी जो है वो वहाँ पे काम हो चुका है, लेकिन अगर कोई ऑक्यूपायर करना चाह रहा है तो कम से कम 15 दिन पहले जो है चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है इस स्कोप में कि हाँ यहाँ पे इस तरीके की फैक्ट्री स्टार्ट होगी, तो ऑक्यूपायर सेंड करेगा रिटन नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को विद इन 30 डेज। Before a factory engaged in manufacturing process which is ordinarily carried on less than 180 workers days in the year resume working, तब ऑक्यूपायर को जो है नोटिस देना होगा चीफ इंस्पेक्टर को एटलीस्ट 30 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। यहाँ पे आपको वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पे 15 डेज दिया है, कहाँ पे विद इन 30 डेज दिया है और कहाँ पे एटलीस्ट 30 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। जब भी कभी न्यू मैनेजर अपॉइंट होगा तो ऑक्यूपायर जो है वो सेंड करेगा नोटिस इंस्पेक्टर को और एक कॉपी सेंड की जाएगी चीफ इंस्पेक्टर को, कितने दिनों में, विद इन 7 डेज। मैनेजर को अपॉइंट करेगा तो मैनेजर का रोल जो हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब जल्द से जल्द उन्हें नोटिस सेंड करना। पीरियड में कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं हो रहा है तो ऑक्यूपायर को जो है वो मैनेजर माना जाएगा। मतलब मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गई, फैक्ट्री में कुछ हो गया, तो ऑक्यूपायर ये नहीं बोल सकता कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे, क्योंकि मैनेजर अपॉइंट है ही नहीं, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऑक्यूपायर की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वीडियो पसंद किया जा रहा है।
और फिर ऐसे ही हम, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट तो बहुत बड़ा है, बाकी जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, वो छोटे-छोटे हैं, ऐसे ही हम वीडियोज़ और भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 में द इंस्पेक्टिंग स्टाफ की। सेक्शन 7 ए, एज़ इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023 में यूपीएससी के द्वारा कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 7 ए जनरल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए ऑक्यूपायर की। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या होगी, पर काम हो रहा है वहाँ मेंटेनेंस देखना, इंश्योर करना सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसीज, सेफ्टी पॉलिसीज के बारे में बताना और ये सब के बारे में ध्यान रखना। सेक्शन 8 जो है वो इंस्पेक्टर्स के बारे में बात करता है, जो कि अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन रहेगा इंस्पेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कौन रहेगा, डीएम, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी चीफ, एवरी चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड एवरी अदर ऑफिसर जो कि अपॉइंट हो रहा है इस सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 में, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी 45 ऑफ 1860। देखिए हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, अभी हमारा उत्तराखंड स्पेशल जीके कोर्स चल रहा है एंड बिहार स्पेशल जीके कोर्स चल रहा है। ईपीएफओ के लिए अगर मंथली करंट अफेयर्स आप चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स से ऑलरेडी और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन फंसते हैं, ईपीएफओ में भी 101% क्वेश्चन आएंगे। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। अब यहाँ पे दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या किया इन्होंने, मैच द फॉलोइंग में दे दिया था ईपीएफओ ईओ 2023 में कि सर्टिफाइंग सर्जन और फैक्ट्रीज एक्ट, तो वहाँ पे 4 एक्ट दिए हुए थे। देखिए एक्ट्स में क्या रहता है ना, कुछ जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एक्ट्स के लिए है। तो सर्टिफाइंग सर्जन्स को जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में है, ये आप याद रखेंगे। और ये अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी अंडर सेक्शन 10। अच्छा इसमें भी क्या है, सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो कौन नहीं होना चाहिए, ऑक्युपायर नहीं होना चाहिए फैक्ट्री का, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए प्रोसेस और बिजनेस जो कि हो रहा है, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 हेल्थ की। सेक्शन 11 जो है वो क्लीनलीनेस, सफाई से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि जो जितने डर्ट है वो रिमूव करने चाहिए डेली, और फ्लोर जो है वो हर एक वर्क रूम का क्लीन होना चाहिए एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक। पेंटिंग, वाइट वॉशिंग एंड वार्निशिंग ऑफ वॉल एंड सीलिंग से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगर देखिए वॉल्स जो है पेंटेड है, नॉन वॉशेबल और वार्निश्ड है, तो उसको कराना है पेंट एवरी 5 ईयर। अगर पेंट किया गया है वॉशेबल वाटर पेंट से तो रिपेंट कराना है हर 3 सालों में। एक वाइट वॉश्ड और कलर वॉश्ड है तो उसे 14 महीने में, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अब वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, 14 महीने पूछ लेगा आपको, 18 महीने पूछ लेगा, 6 महीने पूछ लेगा, तो 14 मंथ आपको याद रखना है। इफ सरफेस इज स्मूथ और इम्परवियस तो अगेन हर 14 महीने में क्लीनिंग करनी है। डोर्स, विंडोज, फ्रेम्स, मेटल और वुडन फ्रेमवर्क को पेंट और वार्निश करना है हर 5 सालों में। और कंपलसरी है कि इन सब का एक रिकॉर्ड रजिस्टर भी बना के रखना है आपको कि कब कब क्लीनिंग की गई और कब कब पेंटिंग की गई, ठीक है। जिस तरीके से सर्टिफाइंग सर्जन का जो है क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग में, ऐसे ही आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का भी आ सकता है। तो ये दो जो है फैक्ट है वो आप याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है ये है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 डील करता है ओवर क्राउडिंग। उसमें बोला है कि देखिए कोई भी रूम जो है वो फैक्ट्री में ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होना चाहिए, ओल्ड फैक्ट्रीज में जब ये एक्ट आया था उससे पहले की जितनी भी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हैं उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम 9.9 क्यूबिक मीटर पर वर्कर। और जो फैक्ट्रीज बनी है आफ्टर द एक्ट तो ये होना चाहिए 14.2 क्यूबिक मीटर पर वर्कर।
एंड अगेन जो पीने का पानी है, ठीक है, पीने का पानी है वो 6 मीटर की रेंज में नहीं होना चाहिए। कोई भी वॉशिंग प्लेस, ओपन ड्रेन्स, यूरिनल, लैट्रिन, इन सब से जो है वो 6 मीटर की दूरी के बाहर होना चाहिए। पीने का पानी की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा नॉट विद इन 6 मीटर। और अगर कोई फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो वहाँ पे हॉट वेदर में कूल ड्रिंकिंग वाटर का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये आप बात याद रखेंगे कितने वर्कर्स पर, 250 प्लस वर्कर पर, कितने वर्कर्स पर, 250 प्लस वर्कर्स पर। सेक्शन 19 डील करता है कि लैट्रिन्स एंड यूरिनल से अगर 250 प्लस वर्कमैन किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि यूरिनल्स एंड लैट्रिन्स का जो है वो फ्लोर और इंटरनल वॉल की हाइट होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर एंड फ्लोर्स, पोर्शन ऑफ वॉल्स एंड ब्लॉक्स एंड सैनिटरी पैन्स ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल को वॉश करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डेज। तो ये प्रोविजन दिया है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम सेफ्टी। देखिए वीडियो का मेन पर्पस ये है कि जो 60 पेजेस का फैक्ट्री एक्ट है उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि समझ नहीं आता क्या छोड़ें क्या पढ़ें। तो यही इंपॉर्टेंट है, हम पूरा क्रक्स लेके आए एंड 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इससे डील कर जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम ईपीएफओ, लेबर लॉस और एक्ट जो भी है कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस भी लेकर आएंगे और आप लोग की हेल्प कर पाए। चैप्टर 4 बताता है सेफ्टी के बारे में। सेक्शन 21 जो है वो डील कर रहा है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। अगेन यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023 में ही पूछा गया था। उसमें पूछ लिया था अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फेंसिंग ऑफ मशीनरी, तो पूरा सेंटेंस पूछ लिया था। अब फेंसिंग ऑफ मशीनरी सिक्योर कंपल्सरी है कि फेंसिंग करनी है। तो देखिए मूविंग पार्ट वेदर प्राइम मूवर और फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू प्राइम मूवर सिक्योरली फेंस्ड होना चाहिए। हेडरेस्ट और टेल रेस्ट ऑफ एवरी वाटर व्हील एंड वाटर टरबाइन, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मूवर दिया था ऑप्शन में, वाटर टरबाइन दिया था आपको, एंड एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ लेथ शैल बी कंपल्सरली फेंस्ड। 3 उन्होंने ऑप्शन दिए थे, बिल्कुल सही। एक उन्होंने डाल दिया था नॉट मैंडेटरी वाला, तो वही ऑप्शन से आपको हटाना था। फेंसिंग जो है मैंडेटरी नहीं है कहाँ पे, अगर कोई मशीनरी ऑलरेडी ऑपरेशन में है, लुब्रिकेशन और अदर एडजस्टिंग ऑपरेशन के लिए जो है फेंसिंग मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड, जब मशीनरी इन ऑपरेशन तो लुब्रिकेशन और ये सब शिपिंग ऑफ बेल्ट एडजस्टिंग ऑपरेशंस के टाइम पर जो है फेंसिंग वो मैंडेटरी नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस में बोला है कि ये जो है वो सेक्शन 22 जो है वो फॉलो करने चाहिए। सेक्शन 22 बताता है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। सेक्शन 23 में बताया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। अब यंगर पर्सन की हमने डेफिनेशन ऊपर ली थी तो उसमें हमने देखा था कि एडल्ट जो है वो काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे इस एक्ट में। चाइल्ड और एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं हम जब जब यंगर पर्सन की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ये बोला गया कि कोई भी यंग पर्सन वर्क नहीं करेगा तब तक जब तक वो फुल ट्रेनिंग नहीं ले लेता किसी मशीन के काम की, और एक नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगा, अपने सुपरविजन में जो है वो काम बताएगा यंगर पर्सन को। ये दोनों चीज़ें जो है वो उन मशीन्स पे अप्लाई होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट में कि हाँ यहाँ पे यंगर पर्सन काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है ऑन डेंजरस मशीन, ठीक है, इसीलिए बोला है यहाँ पे कि उन्हीं मशीन्स पे जो है अप्लाई होगा जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 27 की। इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है फॉर द कॉटन प्रेसिंग। कॉटन प्रेसिंग के लिए क्यों किया गया है वीमेन एंड चाइल्ड को प्रोहिबिट, क्यों, क्योंकि जो उसके फाइबर्स होते हैं ना कॉटन के, जब वो लोग प्रेस करते हैं कॉटन को तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पहुंच जाते हैं सांस के द्वारा या किसी
के द्वारा और अफेक्ट करते हैं लंग्स को और एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो जाती हैं। एक एक्सेप्शन है जहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड को अलाउ कर सकते हैं हम नियर द कॉटन ओपनर। कैसे? रीड एंड ऑफ कॉटन ओपनर इज इन अ रूम सेपरेटेड फ्रॉम डिलीवरी एंड बाय पार्टीशन वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल से सेपरेटेड है एंड ऑल्सो जो है इंस्पेक्टर ने परमिशन दी है। परमिशन जो है वो इंस्पेक्टर की वो रिक्वायर्ड है, वरना तो अपनी मर्जी से आप कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी जो है वो वॉल खड़ी कर देंगे, पार्टीशन वॉल। तो वहाँ पे अगेन जो है इंस्पेक्टर की जो है परमिशन इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 28 होस्ट एंड लिफ्ट्स के बारे में बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि देखिए कम्पिटेंट पर्सन, ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कम्पिटेंट पर्सन की, तो वो एग्जामाइन करेगा कि मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है लिफ्ट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। और अगर कोई केज है जो कि सपोर्ट हो रहा है रोप और चेन से, तो 2 रोप्स होने चाहिए चेन्स की। सेक्शन 29 बताता है लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स अदर देन होस्ट एंड लिफ्ट। होस्ट एंड लिफ्ट की बात कर ली हमने सेक्शन 28 में। यहाँ पे बात कर रहे हैं बाकी ऑप्शंस की, तो उसमें बोल रहे हैं कि कम से कम जो है वो एग्जामाइन करना चाहिए कि मेंटेन्ड हो रहा है नहीं हो रहा है एवरी 12 मंथ। यहाँ पे ऊपर क्या बोला था लिफ्ट के केस में 6 मंथ। अगर कोई पर्सन को आप एम्प्लॉय कर रहे हो नियर द ट्रैक ऑफ ट्रैवलिंग क्रेन, तो जो क्रेन है वो कम से कम 6 मीटर के अंदर जो है वो अप्रोच नहीं करना चाहिए प्लेस को जहाँ पे वो बंदा काम कर रहा है। 6 मीटर के अंदर तक नहीं आना चाहिए, मतलब 6 मीटर से दूर ही रहना चाहिए उस एम्प्लॉय जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है। सेक्शन 36A बोलता है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। अगर किसी चैम्बर में, टैंक में, वेट पिट, पाइप, फ्लू और अदर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है कोई, तो पोर्टेबल लाइट जो है वो 24 वोल्ट से ज़्यादा अलाउ नहीं है, परमिटेड नहीं है। सेक्शन 37 में एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट और गैस की बात की गई है। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आया है। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन इन अ फैक्ट्रीज इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि प्रोड्यूस करे डस्ट, फ्यूम, गैस एक्सेट्रा एंड इज लाइकली टू एक्सप्लोड ऑन इग्निशन। फुल स्टेटमेंट आया था आपका। तो कौन कौन से मेजर्स जो है वो लेने चाहिए? सबसे पहले एनक्लोजर होना चाहिए प्लांट और मशीनरी का जो कि प्रोसेस में है। गैस और डस्ट और जो एक्सप्लोजन मटेरियल है वो वहाँ से हटाना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए कि और ज़्यादा इकट्ठा ना हो उस जगह पे, उस प्लांट में। एक्सक्लूजन और इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन। जब प्लांट और मशीनरी कंटेन करे एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल गैस और वेपर अंडर प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब बिफोर ओपनिंग ऑफ, जब पाइप और कवर आप ओपन कर रहे हैं तो इसको स्टॉप कर देना चाहिए स्टॉप वाल्व से। बिफोर ओपनिंग रिड्यूस कर देना चाहिए प्रेशर ऑफ गैस और वेपर इन पाइप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई फिटिंग उसकी लूजेंड है तो उसे टाइट करना चाहिए जिससे कि जो है वो एक्सप्लोजिव गैस वेपर एंटर ना करे पाइप में। ये वाला फैक्ट जो है वो उन प्लांट और मशीनरीज पे अप्लाई नहीं करता जो कि इंस्टॉल्ड है ओपन एयर में। थर्ड है एक्सप्लोजन प्रोड्यूस, अगर एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए स्प्रेड और उसके इफेक्ट को बाय यूज ऑफ चॉक्स, वेफल एंड बेंड्स। देखिए किसी भी प्लांट में, टैंक में, वेसल में जिसमें कि एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हीट वाला जो प्रोसेस है जैसे कि वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कटिंग ऑपरेशन तभी होना चाहिए जब वहाँ से, जब उसमें से जो है एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का जो है मटेरियल पूरा तरीके से रिमूव कर दिया जाए, तभी होना चाहिए ये सारे एप्लीकेशन ऑफ हीट वाले काम। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 40B बोलता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए उन फैक्ट्रीज में जिसमें कितने मोर देन 1000 वर्कमैन।
स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि वो ऑपरेशन जिसमें कि बॉडी इंजरी, पॉइजनिंग, डिजीज एक्सेट्रा का रिस्क है, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स उस फैक्ट्री में जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। कितने वर्कमैन पे? मोर देन 1000 वर्कमैन पे। अगेन इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी सेक्शन 41A बता रहा है, और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें यूपीएफओ 2023 में ही क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अगर कोई एप्लीकेशन आती है कि हमें परमिशन चाहिए एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री या फिर इनिशियल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री के लिए जिसमें हजार्डस प्रोसेसेस का यूज हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक साइट अप्रेजल कमेटी, जिसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट। और उसके मेंबर्स की बात करें हम, तो देखिए सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दोनों सेंटर एंड स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। और इसी तरीके से दोनों होंगे सेंटर एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अंडर द एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ स्टेट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे बात की गई, याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कहाँ स्टेट की बात की जा रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंटर की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ऑप्शंस में यहीं पे घुमाते हैं आपको। एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड टाउन प्लानिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। एंड अगेन नॉट मोर देन 5 अदर मेंबर्स को अपडेट बाय द स्टेट, ये भी पीवाईक्यू है, आपका क्वेश्चन आया है। तो उसमें एक साइंटिस्ट होना चाहिए जिसको नॉलेज हो बेसिकली कि कौन से हजार्डस प्रोसेस हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड नॉट मोर देन 3%, जो कि स्टेट को लगता है कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको नॉलेज है, ठीक है। कमिटी एग्जामाइन करेगी एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस, और रिकमेंडेशन जो है वो भेजी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। कितने दिनों में स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी है अप्रेजल कमेटी को? विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 41, जिसमें बताया है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर। कोई भी ऑक्युपायर है फैक्ट्री का, उसे बताना है अगर कोई फैक्ट्री हजार्डस प्रोसेस में इंगेज्ड है ऑन द कमेंसमेंट, यहाँ पे कमेंसमेंट होगा, कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987, तो वो इन्फॉर्म करेगा अगेन किसको? चीफ इंस्पेक्टर को विद इन 30 डेज। और अगर फ्यूचर में वो ऐड करना चाह रहे हैं हजार्डस प्रोसेस को, तो वो इन्फॉर्म करेंगे बिफोर 30 डेज। तो विद इन 30 डेज, बिफोर 30 डेज, अगेन इंपॉर्टेंट। सेक्शन 41D बताता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी, जिसका जिसमें कौन कौन होंगे? एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। टेन्योर और टर्म जो है वो सेंटर ही डिसाइड करेगा, एडवाइजरी नेचर होगा। अगेन रिकमेंडेशन जो होंगी वो क्या होंगी? एडवाइजरी होंगी। अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी इशू होता है तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हो, तो जो इंक्वायरी कमेटी है वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेक्शन 41 परमिशिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने आपको अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में इसकी लिस्ट है, बस आपको शेड्यूल याद रखने कौन सी शेड्यूल में किसके बारे में बताया। सेक्शन 41G वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, एक सेफ्टी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हजार्डस प्रोसेस जो है वो बन रहे हैं। अगेन दिस वाज आस्क्ड इन ईपीएफओ ईओ 2023, इससे बोला था कि सेफ्टी कमेटी जो है वो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ऑप्शन में आपका आंसर था वेयर अ हजार्डस प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। सेक्शन 45 बताता है फर्स्ट एड एप्लीकेशंस के बारे में। अगर किसी फैक्ट्री में 150 प्लस वर्कमैन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा जो है होनी चाहिए, और वहाँ पे एक सेपरेट जो है बंदे को अपॉइंट करना चाहिए कि अगर किसी के चोट लगती है तो आप इसको फर्स्ट एड दोगे। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के कोई भी दवाई लगा ले,
वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एक बंदे को। और अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम की भी एक सुविधा होनी चाहिए। सेक्शन 46 डील करता है कैंटीन्स के बारे में। कैंटीन कहाँ पे? जहाँ पे मोर देन 250 वर्कमैन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन की जो है वो सुविधा होनी ही चाहिए। सेक्शन 47 में शेल्टर्स, रेस्टरूम और लंच रूम भी होना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ 150 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं। सेक्शन 48 क्रैचेस के बारे में बताता है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी एएलसी में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रैचेस की जो सुविधा है वो किसे दी जानी चाहिए? उन फैक्ट्रीज में होनी ही चाहिए जहाँ पे 30 प्लस से ज़्यादा व्यूमेन वर्कर हैं। और किन को? चिल्ड्रंस। वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि अवेलेबल टू ऑल द चिल्ड्रंस। ऑल द चिल्ड्रंस नहीं होता, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है वो ये सुविधा दी जाती है। ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेक्शन 49 जो है वो वेलफेयर ऑफिसर्स की बात करता है। अगेन देखिए, सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या था? 1000 प्लस था ना। यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स है 500 प्लस वर्कमैन। अब बात कर लेते हैं हम वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स की। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। सेक्शन 51 डील करता है कि वीकली आवर्स जो है वो कितने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए एडल्ट वर्कर से। 48 आवर्स। अगेन 48 आवर्स। कितना? 48 आवर्स। वीकली हॉलीडेज का जो है वो सेक्शन 52 में बताया गया है कि फर्स्ट डे ऑफ वीक जो है वो ऑफ होना चाहिए एडल्ट वर्कर का, और हॉलीडे होना चाहिए फॉर द होल डे ऑन वन ऑफ 3 days इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द सेट डे। सेक्शन 53 कंपनसेटरी हॉलीडे के बारे में बात करता है। अगर कोई भी वर्कर बेनिफिट नहीं ले पा रहा वीकली हॉलीडेज के, तो सेक्शन 53 के अंडर जो है वो प्रोविजन है कंपनसेटरी हॉलीडेज देने का फॉर अ वर्कर इन एक्सचेंज ऑफ लॉस्ट हॉलीडे। टाइम लिमिट कितनी होना चाहिए? या तो 1 महीने के अंदर या फिर इन नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है, तो मतलब विद इन 2 मंथ जो है वो आप उसको उसकी कंपनसेटरी हॉलीडे देंगे विद इन 2 मंथ। सेक्शन 54 में बताया गया है डेली आवर्स। अब यहाँ पे हमने वीकली आवर्स की बात की, ठीक है, कि वीकली आवर्स में 48 आवर्स से ज़्यादा एडल्ट वर्कर से आपको काम नहीं कराना है। डेली आवर्स कितने होना चाहिए? 9.5 आवर्स इंक्लूडिंग रेस्ट, तो 10.5 आवर। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, धीरे धीरे आप वो भी पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा। सेक्शन 55 बोलता है इंटरवल फॉर रेस्ट के बारे में। तो 5 घंटे के बाद कम से कम उन्हें आधे घंटे का रेस्ट आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9.5 घंटे जो है वो दिन में काम कराना है, वीकली कराना है। 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं कराना है दिन में, 9.5 घंटे से ज़्यादा नहीं कराना है। रेस्ट को मिला के आप ध्यान रखेंगे 10.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, और 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना है। इसमें जो है वो एक्सेप्शन है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द चीफ इंस्पेक्टर। अगर कोई इमरजेंसी है तो यही जो है वो टोटल नंबर ऑफ आवर्स एक्सीड कर सकते हैं 6 घंटे के लिए। विदाउट एन इंटरवल डज नॉट एक्सीड 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 घंटे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है तो 6 घंटे। स्प्रेड ओवर, इसमें अगेन एक्सेप्शन है पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर नॉट मोर देन 10.5 आवर। ऊपर यही पढ़ा था ना हमने, 10.5 आवर इंक्लूडिंग रेस्ट। लेकिन अगर नोटिस दे रहा है चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है कि 12 आवर्स जो है वो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग रेस्ट। तो 10.5 से कितना? 12 आवर्स जो है आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सेक्शन 59 डील करता है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। अगर कोई पर्सन 9 घंटे दिन में काम कर रहा है और 48 आवर्स इन अ वीक से ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप डबल वेज देंगे एज इज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। ट्वाइस का प्रोविजन है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में क्या इंक्लूड है? बेसिक वेज और अलाउंस। क्या इंक्लूड नहीं है? बोनस प्लस प्रीवियस ओवर टाइम।
अच्छा, स्टैंडर्ड फैमिली एंड एडल्ट कंजप्शन यूनिट, ये आप बाद में भी देखेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि स्टैंडर्ड फैमिली में जो है वो क्या क्या इंक्लूड होगा, एडल्ट कंजप्शन यूनिट में क्या क्या इंक्लूड होगा। स्टैंडर्ड फैमिली में वर्कर 1 यूनिट, उसका स्पॉस 1 यूनिट, और 2 चिल्ड्रन जो कि 14 साल से कम के हों, तो टोटल कंजप्शन कितना हुआ, 3 एडल्ट यूनिट। एडल्ट कंजप्शन यूनिट में आता है एडल्ट मेल 14 साल से ज़्यादा की एज हो, 1 यूनिट काउंट करेंगे इसको। एडल्ट फीमेल जो कि 14 से ज़्यादा एज हो, 1 यूनिट काउंट करेंगे। एंड चाइल्ड, 2 चाइल्ड जिनकी एज है 14 साल से कम, उनको काउंट करेंगे 0.6 यूनिट। सेक्शन 60 जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि डबल एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप एक शिफ्ट कर रहे हैं फिर दूसरी जगह जाके दूसरी शिफ्ट कर रहे हैं, डबल एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सेक्शन 62, नो एडल्ट वर्कर अलाउड टू वर्क इफ हिज नेम और अदर पर्टिकुलर जो है वो रजिस्टर्ड में मेंटेन नहीं, तो वो एडल्ट वर्कर जो अलाउ नहीं है। जो रजिस्टर है एडल्ट वर्कर का, उसमें उसका नाम होना जरूरी है। सेक्शन 64, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग रूल, स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स जो है वो वैसे नॉर्मली कितना था सेक्शन 54 में, 9 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें बोले हैं कि 9 से आप 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्रेड ओवर जो है वो इंटरवल इंक्लूड करके 12 घंटे नहीं होना चाहिए, नॉर्मली कितना होना चाहिए, 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरवल इंक्लूड करके। टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स इन वीक नॉर्मली कितना होना चाहिए, 48 आवर्स, और एग्जाम्प्ट कर रहे हैं तो 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम शेल नॉट एक्सीड 50 आवर फॉर एनी वन क्वार्टर। कितना, 50 आवर फॉर एनी वन क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 consecutive मंथ, 50 घंटे से ज़्यादा जो है वो ओवर टाइम 3 महीनों में नहीं एक्सीड होना चाहिए। रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 5, यहाँ पे ईयर्स है ये, ठीक है, 5 ईयर्स। सेक्शन 65 डील करता है पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर, एक्सेप्शनल प्लेस ऑफ वर्क, इमरजेंसी सेशनल सीजनल वर्क एक्सेट्रा। अब इसमें जो है वो आप लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, पर डे मैक्सिमम 12 घंटे। अगेन इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो बोला था सेक्शन 64 से भी ज़्यादा इसमें जो है वो घंटे आपने बढ़ा दिए, 12 आवर्स, स्प्रेड ओवर 13 घंटे, वीकली मैक्सिमम कर दिया यहाँ पे 60 घंटा, वीकली यहाँ पे भी 60 था, यहाँ पे भी 60 है, ठीक है। ओवर टाइम लिमिट जो है यहाँ पे कितनी है, 50 आवर्स, यहाँ पे 75 आवर्स पर क्वार्टर इंक्रीज कर दी। सेक्शन 66 डील करता है फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन। देखिए, क्लॉज ये बोल रहा है कि नो एग्जाम्पशन फ्रॉम सेक्शन 54, 9 आवर वर्क पर डे, मतलब कि कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, आप व्यूमेन्स को नहीं अलाउ कर सकते कि वो 9 घंटे से ज़्यादा काम करें। इसमें एग्जाम्प्ट कर दिया गया है व्यूमेन्स को, बल्कि मेल को करना पड़ेगा, ठीक है, मेल को करना पड़ेगा, यहाँ पे वुमेन को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। नो व्यूमेन वर्क नहीं करेगी एक्सेप्ट 6 AM टू 7 PM। तो टाइम जो है वो क्या है, सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक, उसके बाद काम नहीं करेगी वुमेन किसी फैक्ट्री में। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है तो 10 PM, ये 6 से लेके ये 7 PM से लेके 10 PM तक बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ पे 1 घंटे पहले आप बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 PM से 5 AM सुबह 5 बजे तक तो आप फिर भी उससे एक्सटेंड नहीं कर सकते, वुमेन को रोक नहीं सकते, ठीक है। नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट आफ्टर अ वीकली हॉलीडे और एनी अदर हॉलीडे। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई वुमेन है, वो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि देखो कल से तुम्हारी हमने शिफ्ट चेंज कर दिया, तुम्हें इतने टाइम से आना है। उसको आपका एक उसका एक वीकली, अगले हफ्ते से
या अगले हफ्ते जो उसका आने वाला हॉलिडे है, उसके बाद वो उसकी शिफ्ट चेंज होगी, ठीक है? आफ्टर अ वीकली हॉलिडे और एनी अदर हॉलिडे तभी उसकी शिफ्ट चेंज होगी, तुरंत आप नहीं कह सकते। स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ेम्प्ट कर सकती है कुछ फैक्ट्रीज़ को, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही फैक्ट्री मेंशन की है, क्योंकि ये जो फिश करिंग और फिश कैनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है कि अ, कभी-कभी चीज़ें खराब होने का डर रहता है, तो वो व्यूमेन को एग्ज़ेम्प्ट कर सकती है, बियॉन्ड वर्क आवर्स व्यूमेन जो है वो फैक्ट्री में रुक सकती है। दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, कौन सी फैक्ट्री है? फिश करिंग एंड फिश कैनिंग फैसिलिटीज़। और ये जो है वो अगर नोटिफ़ाई कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो नोटिस जो है वो एग्ज़म्पशंस जो है वो 3 साल से ज़्यादा जो है वो फ़ोर्स में नहीं रह सकते। ऊपर हमने पढ़ा था ना कहीं पे, सेक्शन 64 में अगर एग्ज़ेम्प्ट कर रहे हैं रूल, तो 5 सालों से ज़्यादा फ़ोर्स में नहीं रह सकते। इसमें है फिश करिंग और फिश कैनिंग फैसिलिटीज़ में नॉट मोर देन 3 ईयर्स। अगर आपने ये वाला जो है अच्छे से वीडियो देख लिया ना 2 से 3 बार, और अपने नोट्स बना लिए, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ये पूरा हमने क्रक्स लिया है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है? आगे और भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर इनिशिएटिव अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स की। सेक्शन 67 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन मतलब 14 साल से कम को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सेक्शन 68 नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन। अगर चाइल्ड ने कंप्लीट कर लिया 14 साल, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए, और चाइल्ड एडोलेसेंट जो है वो टोकन करे रखेंगे अपने पास काम करते टाइम। सेक्शन 69 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो कौन देगा? सर्टिफाइड सर्जन देगा। 2 तरीके के सर्टिफिकेट होंगे इसमें, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ आप नहीं होना कि एडल्ट में हमने ऊपर तो कुछ और डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे अब आपको एज़ इट इज़ ये रटना पड़ेगा। चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा जो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 14 साल, और एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीट कर लिया है 15 साल एज। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो ग्रांट किया जाएगा या फिर रिन्यू करा जाएगा, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 मंथ होगी, और उसको रिन्यू कराना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी डेट। फ़ी जो है वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की वो ऑक्यूपायर पे करेगा, और वो रिकवर नहीं कर सकता बाद में कि हमने देखो 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो वो उस यंग पर्सन से या उसके पेरेंट्स से जो है वो रिकवर नहीं करेगा, टोटली कौन पे करेगा? ऑक्यूपायर करेगा। इफ़ेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू द एडोलेसेंट। तो फीमेल और मेल जो एडोलेसेंट है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया 17 साल, मतलब कि 17 साल से कम के जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कब काम करेंगे? 6 एम से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। 17 साल की से कम के जो फीमेल और मेल एडोलेसेंट होंगे, वो काम करेंगे सिर्फ़ सुबह 6 से लेके शाम के 7 बजे तक, और इसको चेंज कर सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है कि रात में 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक भी काम कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर द फीमेल एडोलेसेंट। ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल एडोलेसेंट काम कर सकता है, ठीक है? सेक्शन 71 डील करता है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। तो कोई भी चाइल्ड है, वो 4.5 आवर्स पर डे, 4.5 घंटे पर डे ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, और नाइट में नहीं करेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसकी शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है? नॉट ओवरलैप और स्प्रेड ओवर देन मोर देन 5 आवर्स ईच, ठीक है? स्प्रेड मतलब इंटरवल वगैरह को मिला के 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही शिफ्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक शिफ्ट कर रहे हैं आप। एक्सेप्शंस जो है वो 30 दिन से पहले उसकी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करनी है, 30 दिन से पहले चेंज करनी है चाइल्ड की शिफ्ट, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? फीमेल चाइल्ड के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 एएम से 7 पीएम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 79 जो है वो एनुअल लीव विद वेजेस की बात करता है। अगर कोई पर्सन, कोई वर्कर वर्क कर रहा है किसी फैक्ट्री में 240 दिन से ज़्यादा इन अ कैलेंडर ईयर इन अ फैक्ट्री, तो उसका प्रोविज़न है कि वो नेक्स्ट ईयर से जो है वो
नेक्स्ट ईयर से उसको बेनिफिट मिलेगा पेड लीव्स का। एडल्ट के केस में अगर कोई एडल्ट काम कर रहा है तो 20 दिन के काम पे उसको 1 डे का जो है वो लीव मिलेगा। अगेन ये जो है वो प्रीसीडिंग ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है? पहले वाला जो साल था उसकी बात कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से वेज मिलेगा आपको, लीव विद वेज मिलेगा। तो यहाँ पे एडल्ट ने अगर किसी ने 20 दिन काम किया है तो उसको 1 डे का जो है वो पेड वेज मिलेगा, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसके केस में है 15 दिन के काम पर 1 दिन का लीव विद वेज। अब जो डेज हैं सेक्शन 79 के अंदर, वो 240 डेज में कौन कौन से डेज काउंट होंगे? ले ऑफ डेज, मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स जो है वो मैक्सिमम 12 वीक्स तक ही काउंट होंगी, और लास्ट ईयर अर्न लीव। नॉट काउंट ऑल हॉलीडेज वेदर अकरिंग और ड्यूरिंग और एट आइदर एंड ऑफ द पीरियड ऑफ लीव। अगर कोई वर्कर डिस्चार्ज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, क्विट कर लिया है, रिटायर कर दिया, तो डेथ हो गई है, तो उनके जो है वो नॉमिनी को जो है वो लीव विद वेज मिलेगा। पेमेंट की डेडलाइन होनी चाहिए डिस्चार्ज, रिजाइन, क्विट के केस में 2nd वर्किंग डे, और रिटायर और डेथ के केस में होना चाहिए विद इन 2 मंथ। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए किसी को 40 लीव मिली है और उसने उन लीव्स का यूज़ नहीं किया, तो उसमें से 30, सारी नहीं होंगी, 30 जो लीव्स हैं वो सक्सीडिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी सक्सीडिंग ईयर में। 30 दिन इन केस ऑफ एडल्ट और 40 दिन इन केस ऑफ चाइल्ड। एक्सेप्शन क्या है? अब मान लो 40 दिन की जो है लीव है, तो वो कितनी हो गई कैरी फॉरवर्ड, कितनी हो गई? लिमिट नॉट एक्सीड 30। लेकिन अगर मान लीजिए वर्कर ने जो है वो एम्प्लॉयर से बोला कि हमको लीव चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया, तो कैरी फॉरवर्ड में कोई लिमिट नहीं होगी, 40 की 40 जो है वो लीव सक्सीडिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर लीव जो है वो एप्लीकेशन देनी होगी मैनेजर को बिफोर 15 डेज, और अगर किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम कर रहे हैं तो बिफोर 30 डेज। जब चाहिए आपको लीव तो उससे 30 दिन पहले। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स लीव में टेकन इन ईयर, 3 टाइम ही ले सकते हैं आप, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80 डील करता है वेजेस ड्यूरिंग द लीव पीरियड, तो इसमें वही स्टैंडर्ड फैमिली और एडल्ट कंजप्शन यूनिट का जो है वो फैक्टर है, वो हमने आपको ऊपर पढ़ाया अभी। सेक्शन 81 डील करता है पेमेंट इन एडवांसेस इन सर्टेन केसेस। अगर किसी पर्सन ने नॉट लेस देन 4 डेज और चाइल्ड ने नॉट लेस देन 5 डेज, मतलब कि 4 दिन से ज़्यादा और 5 दिन से ज़्यादा इन केस ऑफ चाइल्ड लीव मांगी है, तो आप पेमेंट जो है वो एडवांस में दे सकते हैं। अगेन इसमें जो लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4 दिन की लीव, और यहाँ पे चाइल्ड के केस में 5 दिन की लीव। सेक्शन 82 मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। अगर एम्प्लॉयर पेड नहीं कर रहा है तो वो जो रिकवर्ड किया जाएगा एज अ डिलेड वेज अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। चैप्टर 9 में है स्पेशल प्रोविजन। देखिए यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस लेकर आए और भी एक्ट पीवाईक्यूज लेकर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश के पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। पीवाईक्यूज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 88 डील करता है नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। अगर किसी फैक्ट्री में डेथ हो गई है, बॉडीली इंजरी, सीरियस नेचर एक्सीडेंट हुआ है, तो मैनेजर जो है फैक्ट्री का वो नोटिस सेंड करेगा अथॉरिटीज़ को जल्द से जल्द। इंक्वायरी इन केस ऑफ डेथ, तो अथॉरिटी टू हुम नोटिस इज सेंड, तो इंक्वायरी होनी चाहिए विद इन 1 मंथ। अगर अगर जिस अथॉरिटी को नोटिस सेंड किया गया है वो इंस्पेक्टर नहीं है तो इंक्वायरी कौन करेगा? इंस्पेक्टर करेगा। सेक्शन 89 अगेन ईपीएफओ ईओ का क्वेश्चन है ये, कि नोटिफाइबल डिजीज है वो कौन से सेक्शन में, कौन से शेड्यूल में जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के है? तो 3rd शेड्यूल में है। अपील्स जो है, कोई भी अपील है
किसी से रिलेटेड इस एक्ट में, तो विदिन 30 डेज। मोस्टली आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे हम ईपीएफओ में, तो वहाँ पे अपील्स का जो है वो विदिन 30 डेज ही है मैक्सिमम एक्ट्स में। देखिए यहाँ पे हमने ये बात की थी 3 शेड्यूल की, तीनों ही आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल बताता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस सब्सटेंस। सेकंड शेड्यूल बताता है परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरनमेंट। एंड थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।